अगर मैं आपसे पूछूं कि इतिहास का पहला जीनियस कौन था, तो शायद अरस्तु, प्लेटो या दाविंची जैसे नाम दिमाग में आएंगे। हाँ बिल्कुल, यही नाम आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन सबसे हजारों साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसका नाम किसी राजा या योद्धा के तौर पर नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट और डॉक्टर के रूप में अमर हो गया। और जिसका काम आज मतलब 4,500 साल बाद भी हमें हैरान करता है। ठीक वही। और ये कहानी हमें सीधे प्राचीन मिस्र ले जाती है। एक ऐसी दुनिया जहां फिरौन को तो भगवान मानते ही थे, लेकिन एक आम इंसान ने अपनी बुद्धि के दम पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि लोग उसे भी पूजने लगे। बिल्कुल। और आज हम उसी शख्सियत इम्होतेप के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी कहानी और उनकी अविश्वसनीय उपलब्धियों पर रोशनी डालती है। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये समझना है कि वो ऐसा कैसे कर पाए और क्यों आज भी वो इतने महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी सबसे मशहूर देन से, जो आज भी मिस्र की धरती पर शान से खड़ी है। सक्कारा का स्टेप पिरामिड। हाँ, जब हम मिस्र के पिरामिड के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वो गीजा के विशाल, एकदम स्मूथ पिरामिड आते हैं। लेकिन उन सबसे पहले ये बना था स्टेप पिरामिड। और ये सिर्फ एक और इमारत नहीं थी, ये कुछ बिल्कुल नया था, एक क्रांति थी। क्रांति कैसे? मतलब इससे पहले मकबरे नहीं बनते थे क्या? बनते थे, लेकिन उन्हें मस्तबा कहा जाता था। वो सपाट छत वाले मकबरे होते थे और सबसे बड़ी बात, वो मिट्टी की ईंटों से बनते थे। अच्छा, जो ज्यादा टिकती नहीं होंगी? बिल्कुल नहीं, धूप और समय के साथ वो खराब हो जाती थी। तो फिर इम्होतेप ने कुछ अलग सोचा, उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ मटेरियल बदलने की बात थी? नहीं नहीं, ये सिर्फ मटेरियल का बदलाव नहीं था, ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। देखिए, मिट्टी की ईंटें इस जीवन के लिए थीं, लेकिन पत्थर हमेशा के लिए था। क्या बात है। मतलब जब इम्होतेप ने राजा जोसर के लिए पत्थर से मकबरा बनाने का फैसला किया तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं बना रहे थे, वो अनंत काल यानी इटर्निटी का एक कॉन्सेप्ट बना रहे थे। ये तो एक बहुत बड़ा दांव रहा होगा। अगर ये फेल हो जाता तो? बिल्कुल, बहुत बड़ा जोखिम था। तराशे हुए पत्थर से इतनी बड़ी कोई चीज पहले कभी नहीं बनी थी। उन्हें रास्ते में ही सब कुछ सीखना पड़ रहा था। और इसका डिजाइन भी कमाल का था। मतलब उन्होंने एक दिन में ही तो ये पिरामिड नहीं सोच लिया होगा। नहीं, उन्होंने एक मौजूदा डिजाइन को ही लिया, मस्तबा को, और उसे एक नए लेवल पर ले गए। कैसे? मतलब एक के ऊपर एक मस्तबा रख दिया? ठीक वैसा ही। उन्होंने एक बड़े मस्तबा से शुरुआत की, फिर उसके ऊपर एक थोड़ा छोटा, फिर एक और, ऐसे करते करते 6 स्तरों वाला एक सीढ़ीदार ढांचा तैयार हो गया। दुनिया का पहला पिरामिड। हाँ, एक आसान सा लगने वाला लेकिन क्रांतिकारी आइडिया। ये सच में कमाल है। लेकिन बात सिर्फ पिरामिड के आकार की नहीं थी, है ना? हम्म। एक और चीज थी जो उन्होंने पहली बार की, पत्थर के कॉलम। हाँ, स्टोन कॉलम्स। और ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वो एक कलाकार भी थे। मतलब उन्होंने सिर्फ पत्थर के ब्लॉक को एक दूसरे पर नहीं रखा, उन्होंने पत्थर को तराश कर उसे खूबसूरत बनाया। उन्होंने जो कॉलम बनाए वो सीधे नहीं थे, उन्होंने उन्हें पौधों का आकार दिया, जैसे पेपरस के डंठल। अच्छा तो वो प्रकृति को अपनी वास्तुकला में ला रहे थे। बिल्कुल। वो पत्थर जैसी कठोर चीज को भी एक ऑर्गेनिक, एक जिंदा महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये कला थी। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक मकबरा नहीं था। नहीं, ये एक तरह से राजा के लिए मौत के बाद का पूरा शहर था, जिसमें मंदिर, आंगन, चैपल, सब कुछ था। ये शक्ति और नवीनता का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। इतने बड़े पैमाने पर ऐसा लगता है कि इम्होतेप सिर्फ एक वास्तुकार नहीं थे, बल्कि एक असाधारण लीडर भी थे। हाँ, और उनका प्रभाव सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं था। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो आर्किटेक्चर के अलावा एक और क्षेत्र में माहिर थे। चिकित्सा। एक मिनट, मतलब वही इंसान जो दुनिया की पहली पत्थर की विशाल इमारत बना रहा था, वही लोगों का इलाज भी कर रहा था। हाँ। ये कैसे मुमकिन है? आज तो ये दोनों एकदम अलग अलग प्रोफेशन है। उस समय ऐसा नहीं था। ज्ञान आज की तरह अलग अलग खानों में बटा नहीं था। वास्तुकला, धर्म, चिकित्सा सब जुड़े हुए थे। और इम्होतेप सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं थे, वो राजा जोसर के वजीर थे और मिस्र के सबसे बड़े पुरोहितों में से एक। अच्छा, तो उनका पुरोहित होना उनके डॉक्टर होने से जुड़ा था? पर उस जमाने में चिकित्सा का मतलब क्या था? क्या वो सिर्फ जादू टोना और प्रार्थनाओं से इलाज करते थे? ज्यादातर तो यही होता था। बीमारियों को देवताओं की नाराजगी या बुरी आत्माओं का काम माना जाता था। लेकिन इम्होतेप ने चिकित्सा को इससे अलग करने की कोशिश की।
उन्होंने एक नया नजरिया पेश किया, कैसा नजरिया? अवलोकन का, यानी मरीज को ध्यान से देखने और समझने का। तो वो ये कह रहे थे कि हर बीमारी के पीछे कोई दैवी कारण नहीं बल्कि प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये उस जमाने के हिसाब से क्रांतिकारी विचार था। वो एक तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की नींव रख रहे थे। और इसका सबूत है वो दस्तावेज एडविन स्मिथ पेपरस। हाँ, एडविन स्मिथ पेपरस। लेकिन एक सवाल है, अगर ये पेपरस उनकी मौत के सैकड़ों साल बाद लिखा गया तो हम इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि इसमें इम्होतेप के ही विचार हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है हाँ, ये सीधे तौर पर इम्होतेप ने नहीं लिखा था। लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस पेपिरस में जिस तरह की चिकित्सा का जिक्र है, जो जादू टोने से मुक्त, तार्किक और अवलोकन पर आधारित है, वो उस स्कूल ऑफ थॉट से निकली है जिसकी शुरुआत इम्होतेप ने की थी। मतलब ये उनकी बौद्धिक विरासत है। सही कहा, भले ही शब्द उनके ना हो। तो क्या खास है इस पेपरस में? ये किसी जादू की किताब जैसा नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मेडिकल मैनुअल है। इसमें 48 मामलों का जिक्र है, जैसे सिर, गर्दन, छाती की चोटें। और हर मामले को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझाया गया है। व्यवस्थित तरीके से मतलब जैसे आज के डॉक्टर करते हैं, पहले चोट का पूरा ब्यौरा, फिर मरीज की जांच, फिर निदान और आखिर में इलाज का तरीका। इसमें तो टूटी हड्डियों को जोड़ने से लेकर घावों पर टांके लगाने तक के निर्देश हैं। टांके लगाना मतलब करीब 5000 साल पहले। ये तो अविश्वसनीय है। यही तो उनकी प्रतिभा का प्रमाण है। वो शरीर को एक मशीन की तरह देख रहे थे जिसे ठीक किया जा सकता है। और ये सब हिपोक्रेट्स, जिन्हें हम चिकित्सा का जनक कहते हैं, उनसे लगभग 2000 साल पहले हो रहा था। तो हमारे पास एक मास्टर आर्किटेक्ट है, एक दूरदर्शी डॉक्टर है, ये सब एक ही इंसान में। सुपर ह्यूमन जैसा लगता है ना? हाँ, और शायद यही वजह है कि बाद में मिस्र के लोगों ने उन्हें कुछ ऐसा ही माना। बिल्कुल। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनकी मृत्यु के लगभग 2000 साल बाद उन्हें देवता का दर्जा दे दिया गया। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब फिरौन तो जन्म से ही देवता माने जाते थे, पर एक आम इंसान जो शाही परिवार में पैदा नहीं हुआ, उसे अपनी काबिलियत के दम पर देवता का दर्जा मिलना, ये लगभग अनसुनी बात थी। ये दिखाता है कि लोगों के मन में उनके लिए कितना गहरा सम्मान था। वो किस तरह के देवता बने? वो चिकित्सा, उपचार और ज्ञान के देवता बन गए। लोग बीमारियों से ठीक होने के लिए उनकी पूजा करते थे। और ये सिर्फ मिस्र तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, जब यूनानियों का मिस्र पर कब्जा हुआ तो उन्होंने इम्होतेप की बराबरी अपने चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस से की। उन्होंने इम्होतेप के ज्ञान को पहचाना और उसे अपनाया। और वो जो मंदिरों में सोने वाली बात थी? हाँ, इंक्यूबेशन या मंदिर निद्रा। लोग मेम्फिस और फिलाए द्वीप पर बने उनके मंदिरों में जाते थे और इस उम्मीद में सोते थे कि इम्होतेप उनके सपनों में आकर बीमारियों का इलाज बताएंगे। ये उनके ज्ञान पर लोगों के गहरे विश्वास को दिखाता है। वो सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं थे, बल्कि लोगों की जिंदगी का एक सक्रिय हिस्सा थे। एक उम्मीद की किरण। जब हम इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं, वास्तुकार, चिकित्सक, मुख्य सलाहकार, महापुरोहित, तो वो वाकई में इतिहास के पहले रेनेसॉ मैन या बहुज्ञानी थे। बिल्कुल। ये विचार कि एक इंसान कई अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल कर सकता है, उसकी जड़ें इम्होतेप में मिलती हैं, दा विंची से भी हजारों साल पहले। क्या बात कही है। आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि इम्होतेप सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत नहीं थे, बल्कि एक प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि एक ही जीवन में रचनात्मकता और तर्क, कला और विज्ञान दोनों को साधना संभव है। उन्होंने एक मानक स्थापित किया कि इंसान अपनी बुद्धि से क्या कुछ हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि अमर भी हो सकता है, जो हमें सबसे बड़े सवाल और सबसे बड़े रहस्य पर लाता है कि वो खुद कहाँ है। हाँ, इतने महान इंसान का मकबरा आज तक नहीं मिला है। ये पुरातत्व की दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनका मकबरा सक्कारा में ही कहीं है, उसी कब्रिस्तान में जहां उन्होंने अपने राजा के लिए पिरामिड बनाया था, पर अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। अगर इतिहास के इस पहले ज्ञात जीनियस का मकबरा कभी खोजा गया तो हमें क्या मिल सकता है? सोचिए जरा, पुरातत्वविदों के लिए ये एक होली ग्रेल जैसा है। हमें शायद सोना या गहने ना मिलें, लेकिन हमें उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज मिल सकती है। ज्ञान? हाँ, ज्ञान। क्या हमें वास्तुकला या प्राचीन चिकित्सा के ऐसे रहस्य पता चल सकते हैं जो समय के साथ कहीं खो गए हैं? हो सकता है हमें उनके लिखे हुए ग्रंथ मिलें, उनके औजार
या शायद पिरामिड बनाने की उनकी मूल योजनाएं? ठीक यही। ये एक ऐसी खोज होगी जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सिर्फ मिस्र के बारे में नहीं होगा, ये मानव प्रतिभा की शुरुआत को समझने के बारे में होगा, उस पहले इंसान के दिमाग में झांकने का मौका जिसने हमेशा के लिए सोचने का फैसला किया था।